नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये है हमारा NTA UGC नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें 2004 से लेकर 2020 तक के बीच जो भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में यानी कार्टोग्राफी में जो भी सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है। हाँ, इस ये जो लेक्चर होगा या ये जो क्लासें होंगी, इसमें हम जैसे हम पहले करते थे कि हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करते थे, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी चूँकि काफ़ी लेंदी सेक्शंस है, इसलिए इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि हम क्वेश्चंस और केवल उसके आंसर्स को हम लोग देखते चलेंगे। आप डिटेल जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है, और आपको क्वेश्चंस देखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, तो उस टॉपिक को आप नोट कीजिएगा। उसके बारे में थोड़ा सा आप भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, कुछ सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो उस तरीके से इस सेक्शंस को आप कवर कर सकते हैं। पूरा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ये लगभग 250 क्वेश्चंस के आसपास है। इन क्वेश्चंस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है जो कि हमने लिया है NTA नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2004 से लेके 2020 के बीच, उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेके आए हैं। तो ये सेक्शन लाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि जो अभी झारखंड PGT का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर से जनवरी माह के बीच में जो संभावित है, तो वहाँ पर PGT में भी जो सेक्शंस दिया है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो मगर ये नेट का तैयारी अगर हम करते हैं तो PGT का पेपर थोड़ा सा हमको आसान हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से हम नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कार्टोग्राफी को, उसको लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न ये है कि हिस्टोग्राम निम्नलिखित आंकड़ा वितरण में से किससे संबंधित है। अब यहाँ हिस्टोग्राम के बारे में पूछा है और ये किससे रिलेटेड है इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे हिस्टोग्राम को, तो ऑप्शन पृथक आवृत्ति वितरण, सतत आवृत्ति वितरण, लॉन्ग नॉर्मल आवृत्ति वितरण या अवर्गीकृत आवृत्ति वितरण। तो जो हिस्टोग्राम है ये कंटिन्यूअस है यानी सतत है। फ्रीक्वेंटली जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो सतत कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विमीवीय आरेखों को जाना जाता है, यानी जो 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं उसको किसके माध्यम से जाना जाता है? क्या उसके साइज से, क्या उसके वॉल्यूम से, क्या उसके रेशियो से, या फिर उसके एरिया से? तो जो 2 डायमेंशनल जो डायग्राम होते हैं उसको उसके एरिया के द्वारा जाना जाता है, उसके क्षेत्र से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मानचित्र में से कौन से मानचित्र एक ही समय में औसत ढाल और सापेक्षिक भू आकृति दर्शाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट हुआ है। आने वाले समय में अब देखिएगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। और भी बोल रहा है एक ही समय में एवरेज स्लोप और रिलेटिव जो भू आकृति है, लैंडस्केप है, उसको दिखाता है। औसत ढाल और सापेक्षिक भू आकृति को, तो ये जो ट्रैकोग्राफ है, ठीक है, जो ट्रैकोग्राफिक मैप है, मानचित्र है, ये एक साथ 2 चीज़ों को दिखाता है। एक तो एवरेज स्लोप को और दूसरा रिलेटिव जो लैंडस्केप है, भू आकृति है, उसको एक साथ दिखाता है। यानी ट्रैकोग्राफ मानचित्र में औसत ढाल और सापेक्षिक भू आकृति को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को उच्चतादर्शी वक्र के संदर्भ में पढ़ें। यानी जो उच्चतादर्शी वक्र है, हेप्सोमेट्रिक कर्व, उसके रिगार्ड में उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है।
यह अपवाह द्रोणी का क्षेत्रफल ऊंचाई संबंध दर्शाता है, यानी जो ड्रेनेज बेसिन होता है उसका जो एरिया और हाइट का रिलेशन होता है वो दर्शाता है। एक उत्तल वक्र दर्शाता है कि अधिकांश अपवाह क्षेत्र अपेक्षाकृत निम्न ऊंचाई पर होता है। एक अवतल वक्र भूस्खलन, मृदा सर्पण आदि जैसी विस्तृत पहाड़ी ढाल प्रक्रिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। किसी अपवाह द्रोणी के लिए किसी उच्चतादर्शी वक्र के आकार की विशेषता जानने का सरल तरीका है उच्चतादर्शी समाकलन की गणना करता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ए और डी। यह अपवाह द्रोणी का क्षेत्रफल और ऊंचाई का जो संबंध है वो दिखाता है उच्चतादर्शी वक्र में, और किसी अपवाह द्रोणी के लिए किसी उच्चतादर्शी वक्र के आकार की विशेषता जानने का सरल तरीका है। तो ये दोनों ऑप्शन ए और डी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति माप सही है? आप नहीं होगा, सॉरी, ये माप होगा। माप सही है यदि बेसिन क्षेत्र ए और बेसिन की अधिकतम लंबाई एल हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ये एनटीए के जो एग्ज़ाम है उसमें कई बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। जब डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में तो और भी बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगे आपको। तो फिलहाल जो क्वेश्चंस पूछा गया है जिसमें बेसिन क्षेत्र के बारे में, ड्रेनेज एरिया के बारे में, ड्रेनेज बेसिन के बारे में पूछा है, उसके रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानचित्रण तकनीक रेखांकित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ डिफरेंट कलर की बात हो, यानी अलग अलग रंग की बात हो, और उसमें भी अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस हो, तो जब अलग अलग रंग का बात आए तो ये कोरोक्रोमेटिक ऑप्शन आंख बंद करके आपको लगा देना है। जब किसी भी रेखा चित्र में या किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए जब हम विभिन्न रंग का प्रयोग करते हैं तो उस मैप को हम लोग कोरोक्रोमेटिक मैप कहते हैं, ठीक है। अलग अलग रंग जिसमें यूज किया जाएगा कोरोक्रोमेटिक मैप कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट जनसंख्या की पेशागत संरचना को दर्शाता है? ठीक है, जनसंख्या की पेशागत यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसी पॉपुलेशन का दिखाता है। जैसे कोई रीजन है, इस रीजन में टोटल मान लेते हैं कि 100% या 100 आदमी हैं, इस क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं, तो इसका जो एरिया होगा, आखिर ये 100 लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी 15% एग्रीकल्चर सेक्टर में, 10% सेकेंडरी सेक्टर में, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये दिखाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वृत्त आरेख का, यानी सर्कल डायग्राम जिसको हम लोग कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। जब भी किसी चीज़ का जब पेशा दिखाते हैं, यानी उसकी जब हम ऑक्यूपेशन को दिखाते हैं, तो उसमें हम लोग सर्कल का उपयोग करते हैं, वृत्त का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू समोच्च रेखीय मानचित्र में सही दर्शाया जा सकता है? समोच्च रेखीय मानचित्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समोच्च रेखीय मानचित्र की जब भी बात हो तो भूभाग की ऊंचाई उसमें दिखाया जाता है, कहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, कहाँ पठारी क्षेत्र है, कहाँ खाई है। तो ये भूभाग की ऊंचाई को हम लोग समोच्च रेखीय, एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। तो ये भूभाग की ऊंचाई को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, निम्न में से क्या समान यात्रा समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है? यानी समान यात्रा समय को दर्शाने वाली रेखा को, तो इसको आइसोटोपेन कहते हैं, जिसको हम लोग समकाल रेखा कहते हैं। यानी एक ही समय में अलग अलग जगहों पर तय की गई दूरी को, ठीक है,
हम लोग समकाल रेखा है, आइसोडायपन नहीं, समकाल रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। अब एक तरफ आपका कुछ मेथड्स दिया हुआ है और एक तरफ उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो पहला आपका जो है वो है कोरोक्रोमेटिक, और अभी हमने देखा था कि जहाँ भी रंग की बात आए तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसको कोरोक्रोमेटिक के माध्यम से, ठीक है। तो रंगक के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण दर्शाया जाता है, यानी कोरोक्रोमेटिक हमारा रंग हो गया। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो 2 आ गया, ठीक है, यानी 2 मिल गया। तो अब हम एक ही में मेरा 2 मिल रहा है, फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं। वैसे पकड़ा गया एक ही ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब वर्ण प्रतीकी, जिसको हम लोग कोरोप्लेथ कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, यानी संकेतों के माध्यम से। इसमें हम लोग सैम्बल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बी का 4 हो जाएगा। अब आता है वर्णमात्री, ठीक है, कोरोक्रोस्कोमेटिक। तो ये किस में आ जाएगा, इसमें हम लोग शेड करके दिखाते हैं, ठीक है, यानी छायांकन विधि के माध्यम से। तो सी का 1 हो जाएगा, और बचा एक डी का 3, यानी समान रेखा, तो समान मूल्य के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। कोरोक्रोमेटिक याद रखिएगा, रंग जहाँ भी आ जाए। और एक और याद रखिएगा इसी से, वर्ण प्रतीकी, तो इसमें हम लोग संकेत का उपयोग करते हैं, ठीक। और वर्णमात्री जहाँ आएगा वहाँ हम लोग शेड का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों को अगर ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चंस आसानी से पकड़ा जाएगा। रंग का जहाँ भी बात आए कोरोक्रोमेटिक, वर्ण प्रतीकी यानी जहाँ प्रतीक का बात आएगा वहाँ संकेत से, और जहाँ मात्रा का बात आएगा वहाँ हम लोग शेड से। मात्रा यानी कौन से क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है तो वहाँ शेड हम लोग ज़्यादा डार्क करते हैं, कम जनसंख्या घनत्व रहता है तो कम डार्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक तरफ आपका क्षेत्र दिया है और एक तरफ आपका पैमाना दिया है, ठीक है, जिसको स्केल कहते हैं। तो एक तरफ आप देखिए राज्य है, ठीक, फिर जिला है, फिर प्रखंड है, फिर पंचायत है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस क्षेत्र का एरिया ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ का स्केल सबसे छोटा होगा। तो अब देखिएगा एरिया पंचायत का ज़्यादा बड़ा होता है कि प्रखंड का, कि जिला, की राज्य का। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह हायरार्की में भी दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा एरिया राज्य का होता है। जब सबसे बड़ा एरिया राज्य का होता है तो स्केल सबसे क्या हो जाएगा, छोटा है, यानी ए का 4। तो ए का 4, ए का 4, ए का 4, 3 ऑप्शन में। अब देखते हैं कि उसके बाद आता है जिला, राज्य के बाद जिला। तो सबसे छोटा के बाद जो एरिया सबसे बड़ा था, इसमें सबसे छोटा स्केल आया। अब जो सबसे छोटा एरिया है सबसे बड़ा स्केल होगा, ठीक है, यानी जो कैडेस्ट्रल होता है पंचायत, जिसमें हम लोग गांव का नक्शा जो जानते हैं, वो जो नक्शा होता है वो कैडेस्ट्रल रहता है, ठीक है। अब जो प्रखंड है ये बड़े स्तर का होता है, बृहद स्केल का होता है, और उससे भी जो बड़ा होता है वो कैडेस्ट्रल कहलाता है, ठीक है। तो बचता है हमारा जिला, जो कि हो जाएगा हमारा मध्यम में। इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित रेखा प्रतीकों पर विचार करें। एक तरफ है समदाब रेखा, समोच्च रेखा, हेस्यूर और समकाल रेखा। क्वेश्चन पूछा है कौन सा उच्चावच को चित्रित करता है, यानी हाइट को हम लोग किसके माध्यम से दिखा सकते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा समोच्च रेखा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हेस्यूर, इससे हम लोग हाइट को दिखाते हैं। समदाब रेखा यानी समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली, और समान रेखा समकाल रेखा मतलब एक समान यात्रा समान दूरी पर तय की गई दूरी को मिलाने वाली रेखा समकाल।
तो इस प्रकार जो ऑप्शन हमारा सी है यानी बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अर्गोग्राफ जिसमें फसलों का विविधीकरण होता है। अर्गोग्राफ निम्नलिखित में से किस प्रतिमान संबंध का चित्रण होता है? तो अर्गोग्राफ में हम लोग फसली मौसम और मौसमी स्थितियों को दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब एक सममान रेखा मानचित्र। तो सममान मतलब किसी स्थान पर होने वाला बदलाव जो धीरे धीरे घटित होता है, तो ये समान हो जाएगा। ठीक है। बिंदु मानचित्र जिसमें हम लोग डॉट मेथड कहते हैं, तो ये हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉट मेथड यूज करते हैं। फिर आता है प्रकीर्णन यानी स्कैटर्ड, तो स्कैटर्ड हम लोग प्राकृतिक समूह। और एक आता है तारक रेखा चित्र, तो डायरेक्शनल, इसको हम लोग वायु की दिशा को मेजर करते हैं। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का है। कथन में है बिंदु मानचित्र विशेषकर तब उपयोगी होता है जब मूल्यों का वितरण असमान और अनियमित हो। ठीक है, यानी डॉट मेथड का जो डॉट मैप होता है ये तब बहुत अधिक यूज़फुल हो जाता है जब जो वैल्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है और अनियमित होता है, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। कारण बोल रहा है कि सांख्यिकी इकाई जितनी छोटी होती है बिंदु मानचित्र उतना ही अधिक सटीक होता है। ये भी सही है, लेकिन क्या बिंदु मानचित्र जितना छोटा होता है, सांख्यिकी इकाई जितनी छोटी होती है बिंदु मानचित्र उतना अधिक सटीक होता है। इसीलिए बिंदु मानचित्र विशेषकर तब उपयोगी होता है जब मूल्यों का समान, और ये नहीं, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक तरफ क्षेत्र है एक तरफ रंग है। क्षेत्र और रंग का कॉम्बिनेशन आपको देखना है। हम लोग वन को किस कलर से दिखाते हैं? तो जंगल के लिए हम लोग गहरा हरा रंग को दिखाते हैं। ठीक है। फिर कृषि क्षेत्र को हम लोग पीला रंग से दिखाते हैं। फिर है आकृष्ट भूमि को हम लोग भूरा रंग से, यानी जो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, परती भूमि। ठीक है। और जो निर्मित क्षेत्र होता है जिसको हम लोग टोपोसिट में देखिएगा तो रेड से दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे आवास बने होते हैं, घर बने होते हैं, सेटलमेंट बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक लंबाई माप 10⁶ मीटर के भिन्नात्मक माप से निकाला जा सकता है? तो जब वैल्यू 10⁶ हो तो इसका जो भिन्नात्मक जो माप होता है, फ्रैक्शनल जो स्केल होता है, मेजरमेंट होता है, उसको हम लोग माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, मापते हैं। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है नेट के एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैर मात्रात्मक क्षेत्रीय वितरण मानचित्र है? यानी जो क्वालिटेटिव मैप होता है, यहाँ नॉन क्वालिटेटिव मैप पूछा है। तो जो वर्ण प्रतीकी होता है ये गैर मात्रात्मक मानचित्र होता है, बाकी वर्ण मात्री, सम्मान बिंदु और बहुबिंदु ये मात्रात्मक वितरण मानचित्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। फिर से मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ RF दिया हुआ है और एक तरफ स्केल का स्तर दिया है। तो हम इससे पहले भी बताए थे कि जो कैडस्ट्रल होता है ये सबसे बड़े क्षेत्र यानी सबसे छोटा क्षेत्र होता है, और जब सबसे छोटा क्षेत्र होगा इसका मतलब जो स्केल होगा उसका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो इसको जब हम मैच करेंगे तब देखेंगे कि अब हम देखते हैं, यहाँ इसको मैच करते हैं। एरिया सबसे छोटा है यहाँ लघु। ठीक है। तो एरिया जब सबसे छोटा होगा, ठीक है, तो इसका
जो मैप जो RF होगा वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैडेस्ट्रल को देखते हैं, ठीक है। यानी कैडेस्ट्रल मैप के लिए अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डी का 1 हो जाएगा, ठीक। सी का हमारा 2 हो जाएगा, बी का हमारा 4 हो जाएगा और ए का हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा कि यहाँ जो बृहद है, सबसे जो बड़ा है, और जो सबसे छोटा है, और जो मध्यम है, और कैडेस्ट्रल है। तो कैडेस्ट्रल का जो वैल्यू है सबसे कम है, यानी एरिया इसका सबसे स्केल जो सबसे छोटा है, ठीक है। स्केल कहने का मतलब ये सबसे बड़ा है लेकिन एरिया सबसे छोटा है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो 4000 के बाद 2500 आता है, 25,000। तो 25,000 हमारा बड़ा स्तर हो जाएगा। फिर 2.5 लाख हमारा बृहद हो जाएगा और 50 लाख हमारा लघु हो जाएगा, ठीक है। यानी वैल्यू जितना अधिक वो उतना छोटा, वैल्यू जितना अधिक वो उतना लघु, वैल्यू जितना कम वो उतना बड़ा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से इसको आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विस्तार 1:50,000 मापक स्थलाकृतिक मानचित्र पर 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर वर्ग द्वारा प्रतिबद्ध क्षेत्र को बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2.25 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब इसका जो RF दिया हुआ है, ठीक है, उससे जब इसको निकालेंगे तो ये काफ़ी जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 2.25 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस डायग्राम का उपयोग गैर क्षेत्रीय विशेषता और डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। गैर क्षेत्रीय विशेषता और डेटा को दर्शाने के लिए, तो ये स्तंभ यानी जिसको हम लोग पाई डायग्राम कहते हैं, और घन जिसको हम लोग ये क्यूब कहते हैं, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है गैर क्षेत्रीय विशेषता और डेटा को दर्शाने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल को सही सही निरूपित करता है, ठीक है। जो लैंडस्केप मॉडल है इसको कौन सही सही निरूपित करता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी DEM और DTM। इसका आप फुल फॉर्म जरूर सर्च कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंडस्केप मॉडल को DTM और DEM दोनों द्वारा मेजर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा वर्णमात्री विधि मानचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वर्णमात्री मानचित्र के माध्यम से भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टता को ही प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। फिर है मैच द फॉलोइंग। अब देखिए, अब यहाँ पूछा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व, सापेक्ष उच्चावाच और जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी के जब बात करेंगे तो डेंसिटी हम लोग कोरोप्लेथ से यानी शेड मेथड हम लोग जिसमें दिखाते हैं, छाया करते हैं, जिसमें ज़्यादा छाया होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, इसमें कम छाया होता है वो कम घनत्व वाला होता है, ठीक है। तो फिर जो वृद्धि दर है जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर, ये तुलनात्मक बार जनसंख्या से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा जो सापेक्ष उच्चावाच है इसको समरेखा के माध्यम से दिखाते हैं, और बिंदु और गोलक के माध्यम से हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को दिखाते हैं, ठीक है। बिंदु और गोलक, इसी में एक आता है स्टैंडेगियर मेथड, ठीक है, वो भी आगे आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन आरेखों को वृत्तारेख कहा जाता है। तो वृत्तारेख, चित्रीय आरेख को, वृत्त और वृत्तखंड आरेख को, वलय आरेख को, या गोला आरेख को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वृत्त और वृत्तखंड आरेख को हम लोग वृत्तारेख आरेख कहते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 25 क्वेश्चन अभी हुए हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। आज पूरे 50 क्वेश्चन को हम लोग को देखना है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल का दृश्य पट्टी में सबसे अधिक प्रतिबिंबन होगा? ऑप्शन निर्मल जल, चिकनी मिट्टी युक्त या निलंबित जल, शैवाल मिश्रित जल या तलछट और शैवाल मिश्रित जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चिकनी मिट्टी युक्त जो निलंबित जल होता है, इसमें जल का जो दृश्य होता है पट्टी में सबसे अधिक प्रतिबिंबित होता है, यानी रिफ्लेक्शन जो होता है वो सबसे अधिक इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानचित्र तकनीक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं के मध्य स्थानिक सहसंबंध माप के लिए उपयुक्त है? तो ये दंड आरेख, इसको हम लोग बार डायग्राम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर मैच द फॉलोइंग है, तो हम लोग देखते हैं इसको। समान रेखा यानी सापेक्षिक रूप से जब क्रमिक परिवर्तन होता है तो हम लोग उसको समान रेखा के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है। अब बिंदु जनसंख्या का वितरण को दिखाते हैं। फिर है विकिरण प्राकृतिक समूह को, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और तारे आरेख पवन की दिशा को, क्वेश्चन रिपीट हुआ है भैया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समगंभीरता रेखाओं की सहायता से निम्नलिखित में से क्या दिखाया जाता है? समगंभीरता, इसको हम लोग महासागरीय जल की गहराई दिखाते हैं, ठीक है। आइसोबाथ गहराई, ठीक है, समगंभीरता उसी को कहते हैं। आइसोहेलाइन लवणता, महासागरीय जल की गहराई को हम लोग समगंभीरता आइसोबाथ से दिखाते हैं। ओके, 30 क्वेश्चन, रेखापुंज आंकड़े निम्नलिखित में से शुरू होते हैं। जो रेखापुंज है वो कहाँ से शुरू होता है? तो प्रदर्शित विंडो का शीर्ष दायां, प्रदर्शित विंडो का शीर्ष बायां कोना, प्रदर्शित विंडो का अधस्तर दायां कोना, प्रदर्शित विंडो का अधस्तर बायां कोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी प्रदर्शित विंडो का शीर्ष बायां कोना में हम लोग रेखापुंज आंकड़े को शुरू करते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नगरीय केंद्रों के स्थानिक विस्तार की नगरीय भूमि उपयोग के प्रकारों के वितरण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से चित्रित करता है? तो ये जो पाई डायग्राम है, इसके माध्यम से हम लोग जो अर्बन लैंड यूज है उसको हम लोग अच्छे से दिखा पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1/50,000 यानी 1/50,000 पैमाने वाले मानचित्र के आकार में 5 गुना वृद्धि की जाती है, तो बड़े आकार के मानचित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना सही होगा? जब भी हम लोग वृद्धि करेंगे, यानी किसी भी जो स्केल दिया हुआ है मैप का, उसमें अगर हम इनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है, तो कितना गुना बोला है? 5 गुना। तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 50,000 यहाँ था, अब 50,000 को बोला था 5 गुना वृद्धि करने, तो इसको 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10,000 आ जाएगा। ओके, तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना है, ये बात ध्यान रखना है कि जब भी हमारा वृद्धि करने के लिए आए तो ऐसी स्थिति में वृद्धि करने के समय हमें चीज़ों को डिवाइड करना है, और जब वृद्धि करने के बजाय वहाँ आपको कम करने के लिए कहा जाएगा तब वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब बढ़ाना हो तो डिवाइड करेंगे, जितना गुना बढ़ाना हो उतने टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, और जितना गुना कम करना हो उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषयक मानचित्र में जटिल विषयों को सम्मिलित किया जाता है? यानी कौन सा थीम के ऊपर जो मैप होता है उसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मैप के रूप में रखते हैं? तो मृदा प्रसार और वर्षा संभावना, फसल समन्वयन और वन आच्छादन, फसल समन्वयन और वर्षा संभावना, मृदा प्रसार और फसल समन्वयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फसल समन्वयन और वर्षा संभावना। वर्षा का प्रिडिक्शन करने के लिए मानचित्र में चीज़ों को दिखाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी ग्लोब पर ध्रुवों के 1 डिग्री के अंतराल पर निम्नलिखित में से कितनी समानांतर रेखाएं खींची जा सकती? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यानी जो ग्लोब है, अब ग्लोब पर समानांतर पूछा जा रहा है, किसी ग्लोब पर समानांतर
कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं 1 डिग्री के अंतराल पर? तो 0 डिग्री से 90 डिग्री और 0 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 और 90 क्या हो जाता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हम जो 0 डिग्री है इसको माइनस करेंगे, यानी 180 में हम 1 माइनस कर देंगे तो 179 होगा। और हम 1 यहाँ क्यों माइनस किया? क्योंकि ये दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। डिस्टेंस तो बोला 1 डिग्री से, 1 डिग्री के अंतराल पर, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच जाएंगे तब 1 होगा, और 0 डिग्री से फिर इधर 1 डिग्री जाएंगे तो 1 होगा, यानी 0 डिग्री को हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह बिंदु आंकड़े का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो जो स्पॉट हाइट्स होता है ये बिंदु विधि का इसमें प्रयोग होता है, बेंचमार्क में भी होता है, त्रिभुज ट्रायंगल स्टेशन में भी होता है। लेकिन जो समोच्च रेखा होती है इसमें बिंदु का नहीं बल्कि इसमें लाइंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़े का वितरण दर्शाने के लिए प्रवाही मानचित्र का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। किस प्रकार के आंकड़े के वितरण को दर्शाने के लिए प्रवाही मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है? तो रेखा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है SOI यानी सर्वे ऑफ इंडिया के स्थलाकृति मानचित्र में 1/50,000 पैमाने के साथ किस समोच्च रेखीय अंतराल का अनुपालन किया जाता है? तो इसमें 20 मीटर का अनुपालन किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? इसके पहले भी क्वेश्चन रिपीट होगा, ध्यान होगा आपका। तो वर्ण प्रतीकी जो मानचित्र है ये मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजकीय स्तर पर जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना किसके द्वारा श्रेष्ठ निरूपित किया जाएगा? तो चक्र आरेख हम लोग पहले भी देखे हैं कि इसमें हम लोग आसानी से पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बड़ा पैमाना मानचित्र है, यानी बड़ा पैमाना मानचित्र? तो सबसे बड़ा पैमाना मानचित्र कौन हो जाएगा? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल मानचित्र का RF 1/50,000 है और नवीन मानचित्र का RF 1/25,000 यानी 2,50,000 होगा। तो विस्तार एवं संकुचन का सही अनुपात क्या होगा? तो इसका जो विस्तार या संकुचन इसमें हो रहा है, यहाँ पहले था 50,000, ठीक है, और यहाँ हो गया 2,50,000। पहले था 50,000, इसमें हो गया 2,50,000। तो क्या हुआ है? संकुचन हुआ, यानी मैप को रिड्यूस किया गया है। और जब मैप को रिड्यूस किया जाता है तब उसका कितना टाइम्स किया गया? 5 टाइम्स किया है। तो 5 टाइम्स हो जाएगा संकुचन इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र के अलग अलग आकार के ग्रामों और नगरों वाली जनसंख्या के वितरण को दर्शाने के लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान होगा। तो बिंदु और गोला, ठीक है, जहाँ वृत्त और गोलक एक ऑप्शन आया था, ठीक है। तो जहाँ भी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के वितरण को दिखाने के लिए बात आए, गांठ बांध लीजिएगा, बिंदु और गोला, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ बिंदु को शायद वृत्त भी कहा गया था एक जगह एक ऑप्शन में। तो बिंदु ध्यान रखना है, और गोला ग्रामीण क्षेत्र को बिंदु से और नगरीय क्षेत्र वाली जनसंख्या को गोला से दिखाया जाता है। अब बिंदु और गोला में अंतर है और वृत्त में भी अंतर है। ये हमारा हो गया पॉइंट जिसको हम लोग बिंदु कहते हैं, गोला हो गया उससे बड़ा, ठीक है, और वृत्त हो गया हमारा ये। तो बिंदु और गोला का उपयोग किया जाता है ग्रामीण और शहरी, जिसमें स्टैंडिंग ईयर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, जो मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RF 1/2500 के मानचित्र को 2.5 गुना बड़ा किया जाता है तो विस्तारित मानचित्र का माप होगा।
ठीक है, क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ कैसे बी होगा? तो 2500 को 2.5 गुना बड़ा किया जाएगा। ठीक है, 2500 को 2.5 गुना बड़ा किया जाएगा। तो 2500 को 2.5 गुना बड़ा किया जाएगा, तो इसमें क्या करना होगा? बड़ा करने के लिए भाग देना होगा 2.5 से। ठीक है, तो 1000 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1/1000। जनसंख्या घनत्व को प्रायः निम्नलिखित के द्वारा दर्शाया जाता है। भैया क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वर्णमात्री विधि से हम लोग पॉपुलेशन का डेंसिटी को दिखाते हैं, कोरोप्लेथ जिसको कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को दिखाते हैं वर्णमात्री विधि से। निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोग के अनुपातों को निरूपित करने के लिए उपयुक्त होता है? तो अभी ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पाई जो डायग्राम है, इसी के माध्यम से हम लोग भूमि उपयोग का पाई डायग्राम जो है ये होता है, इसमें भूमि उपयोग को हम लोग आसानी से दिखाते हैं। ओके, पाई डायग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण बिंदु की पद्धति किसके संकेत करती है? तो सादृश्य मॉडल का ये संकेत करती है, वितरण बिंदु मॉडल जो पद्धति है, सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मानचित्र का RF 1:5000 है जिसे 3 गुना कम किया जाता है, तो छोटे किए गए मानचित्र के लिए कौन सा सही होगा? तो 5000 है, ठीक है, और इसको क्या किया जा रहा है? 3 गुना छोटा किया जा रहा है। तो 5 3 क्या हो जाएगा? 15,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। जनसंख्या वितरण को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाली स्टैंडिंग गियर की पद्धति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, क्षेत्र दर्शाने के लिए पैमाने के घन वर्गों का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र दर्शाने के लिए पैमाने के घन वर्गों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आयत चित्र। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए हम लोग आयत चित्र का उपयोग अधिक करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है? नेविगेशन। तो सममान यानी एक समान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो है वो सममान कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि ये सेशन तो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ओके, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर से ऐसा वीडियो जो बाकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चंस रिमेनिंग बच गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर आ सकें। ठीक है, अगर सेशन लगा होगा हेल्पफुल है तब, और नहीं तो अगर हेल्पफुल नहीं भी लगा होगा फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रकार का वीडियो आप ना बनाएं, तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।